क्या यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि न्यू पैटर्न पर आधारित संस्कृत के ऐसे सब्जेक्टिव 25 प्रश्न लगातार बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 101% गारंटी है कि पूछा ही जाएगा और आपको लगातार 25 प्रश्न बताया जाएगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न आपकी तैयारी नहीं हो पा रही थी। आप सोच में पड़ गए थे सर संस्कृत का तो तैयारी नहीं हो रही है, तो दिक्कत नहीं है, सारी सब्जेक्ट की तैयारी कुछ ही पलों में कुछ ही देर में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। लगातार सभी वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आगे से आने वाली वीडियो मिले। और आइए देखते हैं कि 25 प्रश्न क्या क्या है और आपको यह भी बताएंगे कि वह प्रश्न कब कब आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, और यह क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा गया है। काफी जबरदस्त और काफी कमाल की क्वेश्चन है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिए और अपने दिमाग में इसे फिट कर लीजिए। आंसर होगा कि महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वानों को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ यानी कि ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अगर आपकी परीक्षा में आता है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं, तो यह क्वेश्चन को आपको फटाफट से लिख लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, फटाफट, समय आपके पास कम है। या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे इस पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे, या आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका, या आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, DLS एजुकेशन सर्च करेंगे या फिर बंटू सर सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम पे आप DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, हमारा ऐप मिल जाएगी आपको। उसमें अब लगातार क्लास चलाई जा रही है और लगातार वहां पे आपको PDF कुछ ही पल में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में ही देखने को मिला था। क्वेश्चन कह रहा है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। या इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे ढंग से पूछ दिया जाता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या होता है, उसे बताइए। तो क्या लिखिएगा आप उसका उत्तर आप क्या लिखिएगा, ध्यान से समझिए। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतास्त्र नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और के अन्वेषण की प्रति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता भी होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से भी क्या है, संबंधित है। तो अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको इसका उत्तर फटाफट से लिख देना है कि इस पाठ में जो है क्या है, 4 मंत्र क्रमशः कौन कौन है, ईशावास्य, कंठ, मुंडक तथा श्वेतास्त्र नामक जो उपनिषद है वह क्या है, इसे संकलित है। तो फटाफट देख लीजिए, काफी कम समय आपके पास है, इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा इसमें हम बोलना नहीं चाहेंगे। आपको इसका एकदम याद कर लेना, इस क्वेश्चन का इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जाकर के आप टेलीग्राम में देखिएगा तो इसको आपको हम सेंड करना आप शुरू कर देंगे, है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और देखिए यह 2018 के में पूछा गया था। और क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। दामोदर जो गुप्त है वह पटना के संबंध में क्या लिखे थे। काफी जबरदस्त और कमाल की प्रश्न है, आपके परीक्षा में ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो फटाफट से आप अभी याद कर लीजिए, आंसर हो जाएगा कि दामोदर गुप्त नामक ने स्वलिखित यानी कि अपने से जो लिखे हुए थे कुटनीम तरिणी काव्य में पटना के संबंध में लिखा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवासी स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर स्थल है। तो अगर आपकी परीक्षा में आएगा कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा था, तो आप बता दीजिएगा कि उन्होंने पटना के संबंध में काफी बढ़िया चीजें लिखी थी। और क्या लिखे थे आप यहाँ पे तो देख ही रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की, क्योंकि टोटल इस वीडियो में आपको हम 25 क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट बताने वाले हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हाँ, अगर आपको इसका उत्तर दूसरा भी याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वह भी लिख दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जो हम आपको लिखे हुए हैं वही आपको लिखना है। हाँ देखिए, आप जो याद किए हैं वही ठीक है ना, लेकिन हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप लिखे हैं जो सही बिल्कुल है ना, जो आपके टीचर लिखवाएं बस सही लिखवाएं या नहीं लिखवाएं, इस पे आपको ध्यान देना है ना। अब टीचर लिखवाएंगे तो सही तो होगा ही। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पटना में कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। काफी आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी 2018 को देखने को मिला था, 2018 में। और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि
पटना में कैमूदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि पटना में गुप्त वंश के शासन काल में कैमूदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। आजकल जैसे कि दुर्गा पूजा में अवसर पर वैसा ही समारोह देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आजकल दुर्गा पूजा में जो समारोह देखने को मिलता है, उसी प्रकार से जो पटना में कैमूदी महोत्सव हुआ करता था वह वैसा ही देखने को वहां पे भी मिलता था। तो ये प्रश्न आएगा तो फटाफट से क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, इसी तरह की कमाल की वीडियो पाने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको आगे से कमाल की वीडियो नहीं मिल पाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से चेक कीजिए कि क्या आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, और नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। और नीचे कमेंट करके लाइक तो आपको करना ही है, लाइक करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा हुआ है। काफी मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, समय काफी ही कम है। अगला क्वेश्चन है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। अब राजशेखर के बारे में बताना है कि जो राजशेखर है वह पटना के संबंध में क्या लिखा है। और ये भी देखिए 2018 के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि कवि राजशेखर ने काव्य विमंसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथों में सादर स्मरण करते हुए, स्मरण का मतलब होता है कि याद करते हुए, यहाँ पे स्मरण की जगह याद भी लिख दीजिएगा। याद करते हुए उन्होंने लिखा है कि यहाँ वर्षों वर्ष पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, बरूची तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान दे करके ख्याति को प्राप्त हो गए हैं। तो अगर आएगा आपको कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, तो फटाफट से आपको क्या करना है, इतना लिख देना है ना। चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ, आप अगर कहानी बढ़िया से सुने होंगे संस्कृत के जो चैप्टर का है, तो आपको दिक्कत होगा ही नहीं होगा, है ना। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आपको जानना काफी जरूरी है ना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम वाले कीजिए। जो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है, जिससे देखने के लिए काफी लोग वहां पे जाते हैं, उनका क्या क्या नाम है आपको बताना है। और ये देखिए 18 19 दोनों बार में ये पूछ दिया गया था, तो ये आपके लिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए पटना में जो है गांधी सेतु पुल, जिसे एशिया का सबसे लंबी पुल के नाम से जाना जाता है, वह है। संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिक अवशेष है, महावीर मंदिर है तथा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा भी है। यही दर्शनीय आपके स्थल है, जिसे देखने के लिए क्या होते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो ये अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आपको फटाफट से कुछ सोचना नहीं है, आपको लिख डालनी है ना। चलिए बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए 7वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्रा पटना आए थे। वह कौन कौन से जो विदेशी यात्री थे वो पटना आए थे, आपको ये बताना है। ये 2018 को एनुअल एग्जाम में पूछने को देखने को मिला था प्रश्न, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए विदेशी यात्री में मेगास्थनीज, वेनसोंग तथा फयान आदि अपने यात्रा के क्रम में पटना आए तथा अपने स्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन करके हुए चले गए, यानी कि उनको पटना काफी सुंदर और काफी अच्छा लगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और देखिए ये प्रश्न आएगा तो आपको फटाफट लिख देनी है, बस नाम बताना है आपको कि कौन कौन वो आए थे। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न काफी इंपोर्टेंट, काफी खास प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने पटना के संबंध में क्या कहा था, आपको ये बताना है। तो भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह गांव, यानी कि जो पाटलिपुत्र जो ग्राम है, पहले एक गांव था और यह ग्राम भविष्य में एक महानगर होगा, और महानगर हुआ, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ की भर से हमेशा क्या रहेगा, पीड़ित रहेगा। और आजकल देखते भी हैं कि ये महानगर तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे झगड़ा, आग लगी, बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती रहती है ना। तो आएगा आपके प्रश्न में कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या लिखा था, तो आपको फटाफट से ये सारी चीजें लिख डालनी है, छोड़ना नहीं है इस साल एकदम। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कौन कौन से पटना के नाम मिलते हैं, पटना के कई नाम है, वह कौन कौन से नाम है, यह 18 में देखने को प्रश्न मिला था। देखिए तो उत्तर क्या हो जाएगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। तो आपको अगर परीक्षा में आता है, अगर आपके परीक्षा में, तो ये आपको फटाफट से लिख देनी है, इसे छोड़नी नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन काफी शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न, क्योंकि 2013 में, 14 में, 16 में, 19 में, है ना, और भी साल भी पूछा गया है आपको। जैसे कि क्वेश्चन बैंक हम उतने ध्यान से नहीं देखे, लेकिन काफी जबरदस्त ये क्वेश्चन है ना।
कि काफ़ी ढूंढने के बाद से काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ऐसा ना हो कि इसे मिस कर दे और देखे नहीं, है ना। जो भी इस वीडियो पे चैनल पे आपको वीडियो आती है, इस चैनल पे जो भी वीडियो आती है काफ़ी कमाल की, काफ़ी शानदार की क्वेश्चन वीडियो होती है, काफ़ी शानदार की उसमें क्वेश्चन होती है। तो सारे क्वेश्चन को देखना है आपको, सारी वीडियो को एक एक करके देखना है, लाइक करना और शेयर करना है, दोस्तों को भी हेल्प करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको 3 तरह से पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन कीजिए। इसके बाद से इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ दिया जाता है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी वह कैसी थी। तो ये तीनों प्रश्न अगर आएगा, इसमें से कोई भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा, तो आपको क्या उत्तर लिखना है उसे ध्यान से देखिए। ये एक ही प्रश्न को तीन तरह से आपको पूछ दिया जाता है आपकी परीक्षा में। तो ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा। आप लिखिएगा कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्याति रही है। विदेशी यात्रा ने स्मरण में यानी कि अपने यादगार में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि होती रही। कबीरा शेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में यही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर परीक्षित हुए। और आज पाटलिपुत्र जो नगर है वह पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान आदि जो है वो दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीनों से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है। इस संकलित रूप संग्रहालय में देखने को मिलता है। और इसका जो संकलित रूप है वह कहाँ देखने को मिलता है, तो संग्रहालय में देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके परीक्षा में आता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन कीजिए, तो आपको ये फटाफट से लिख डालनी है ना। ये सारी चीज़ें आपको लिख डालनी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करना शुरू कर दीजिए और इसे एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो थी वह कैसी थी, और यह 2019 की परीक्षा में देखने को मिला था। तो क्या होगा, देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्याति रही है। विदेशी यात्रियों ने अपने स्मरण में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ शोभा और रक्षा व्यवस्था जो थी वह काफी उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ नियंत्रित क्या होती रहे, समृद्धि होती रही। यानी कि 1-2 क्वेश्चन आप अगर देख लेंगे तो समझ जाइए, जो है आपको पूरी क्वेश्चन को आपको लिख डालिएगा अपने विवरण से, अपने माध्यम से, आप अपने यादगार के अनुसार से सारी चीज़ों को आप लिख डालिएगा। और एक चीज़ इसमें खास बात यह है कि आपको ये सारी चीज़ें चैप्टर वाइज मिल रही होगी, क्योंकि देखिए चैप्टर को छांटने के बाद से आपको ये क्वेश्चन को सेट किया गया है ना, प्रत्येक चैप्टर। जैसे अभी आपने देखा कि पहले मंगलम पाठ को मिला, फिर आपको पाटलिपुत्र वैभव के मिल रहा है, इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन मिलते चले जाएगा और आपको पूरी तैयारी हो जाएगी, है ना। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना भी वीडियो इस चैनल पे है फटाफट से सारी वीडियो देखिए। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण रहा है, और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2013-2014 में पूछा गया है। आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। गुरु अर्जुन देव पटना सिटी में जन्म लिए। पटना सिटी में सभी सिख धर्मगुरु पधारे। 10वें गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी यही है, इसलिए इस पवित्र स्थल का सिख संप्रदाय में बड़ा ही महत्व है। तो सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों बड़ा महत्व है, क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर ये परीक्षा में आता है तो आपको फटाफट से क्या कर देना है, ये लिख डालनी है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चारों आलसियों के वर्तमान वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। अब देखिए ये आलस कथा जो आपका चैप्टर है उससे क्वेश्चन आ गया, और 18 और 19 में ये पूछा गया है। और इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से पूछ दिया जाता है कि वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही मजेदार ये चैप्टर भी है, आप पढ़े होंगे। तो चारों आलसियों की वार्तालाप, यानी कि जो 4 आलसी जो बात करते थे आपस में बात किया करना शुरू कर दिए थे, वो क्या बात कर रहे थे जब घर में आग लगी थी, ये बात तो आपको याद होगी। चलिए तो देखिए बात क्या कर रहे थे। आलस कथा में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में क्या करने लगे, बातचीत कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढक करके कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने
कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो तीसरा व्यक्ति कर रहा है, तीसरा आलसी कह रहा है कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से, भीगे वस्त्र से या चटाई से हम लोग को ढक दे। और चौथा कह रहा है अरे कितनी बातें करते हो, ये देखो घर में आग लगी है, चारों उसी में पड़े हुए हैं, लेकिन कितने बड़े आलसी हैं कि अभी भी ये कह रहे हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति हो जो हमको बचा दे, और कोई ये कह रहा है कि क्यों बातें करते हो इतना। नहीं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि ज़बरदस्त ये आलसी है ना। तो अगर आपकी परीक्षा में ये आएगा तो आपको फटाफट से लिख देनी है कि वास्तविक आलसी की पहचान कैसे हुई थी, तो आग लगा करके की गई थी, है ना। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं और किस तरह से वो बात करते थे। अगला देखिए क्वेश्चन काफ़ी शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि 2011, 2015 और 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अलस कथा में किसका वर्णन किया गया है। जो अलस कथा आपका चैप्टर है ना, उसमें किसका वर्णन किया गया है, अथवा इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे ढंग से पूछ दिया जाता है कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा को आप बता डालिए। तो ये देखिए इसका आंसर क्या होगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा कि मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है। और देखिए यहाँ पे आपको पता चल गई कि इसके लेखक वगैरह कौन है। तो मैथिली कवि विद्यापति रचित जो है वह अलस कथा पाठ है। बताया जा रहा है आगे कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है, आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दैवान ही उसका उनकी जो है वह व्यवस्था कर सकता है, अतएव आत्मनिर्भर न होकर के दूसरों पर भी निर्भर हो जाते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा में आता है प्रश्न कि अलस कथा में किसका वर्णन किया गया है, तो आलसियों का वर्णन किया गया, आलसियों के बारे में बताया गया। बस इतना बात आपको ध्यान में रखिएगा, तो आप अपने से लिख दीजिएगा। यह क्वेश्चन मिलता है आपकी परीक्षा में कि अलस कथा पाठ के लेखक कौन है और उसका कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो शिक्षा यही मिलती है कि जो आलसी व्यक्ति होते हैं वो किसी दूसरे पे क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वह आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। और ये बहुत गलत चीज़ है, आलसी नहीं होना चाहिए हम सभी को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा का संदेश क्या है। जो अलस कथा है उसका संदेश क्या है, वो क्या हम लोगों को बताना चाहता है, इसके बारे में देखिए। अलस कथा कह रहा है उसका संदेश ये है कि अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। आलसी का सहायक प्रायः कोई भी नहीं होता है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति कर्मठ होना आवश्यक होता है, और आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है, जिससे अपना परिवार का और समाज का विनाश अवश्य ही हो जाता है। यदि जीवन में विकास की इच्छा रखते हो तब आलस्य त्याग करके उद्यम को प्रेरित हो। यानी कि अगर आप कहीं पे भी सफल होना चाहते हैं, जैसे आपकी परीक्षा है, तो परीक्षा में आप सफल होना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम कीजिए, सुबह उठिए। हालांकि मन तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ ही पल बाकी हुआ है आपकी परीक्षा में, तो आपको तो उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा आपको, और दिखाना पड़ेगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं। तो लग जाइए आज से एकदम, अभी से। अगर ये देख रहे हैं, अगर आपके पास कुछ ही पल है, कुछ ही पल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपके अंदर ये रहना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फिलहाल अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि अलस कथा में आग लगने पर क्या हुआ था। जब अलस कथा पाठ में जब आग लगा दी गई थी तो उसमें क्या हुआ था, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं की तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कर लीजिए, नहीं तो काफ़ी आपको नुकसान हो सकती है। हो सके तो एग्ज़ाम के दिन आपके लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि पेपर अगर आ जाए तो फिर फ़ायदा आपको ही होगा। चलिए आगे बात करते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की, तो ज़रूर बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलसशाला में आग लगने पर लगे आग को बढ़ते देख करके सभी जो धूर्त लोग थे वह क्या हो गए, वह भाग गए थे। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी वहाँ से भाग गए थे। इस प्रकार सच्चे आलसी की पहचान वहाँ से हो गई। जो कम आलसी थे, जो ज़बरदस्ती आलसी बने हुए थे केवल भोजन के लिए, वे लोग तो वहाँ से भाग गए। लेकिन वाकई जो 100% जो आलसी थे वह लोग नहीं भागे थे, और उसकी पहचान क्या कर ली गई, वहाँ पे उसकी कर ली गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला था। आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 2014 और 2018 में पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला था। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। आलसी 4 पुरुष जब आग से घिर गए तो एक ने कहा यह कैसा कोलाहल है, दूसरे ने कहा कि शायद घर में आग लग गई है, तो तीसरे ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है क्या जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा फेंक डाले। चौथे ने कह रहा है कि अरे वाह चालक कितनी बात करते हो, अरे क्यों कितनी बात करते हो, चुपचाप सो जाओ। यह सुन करके नियुक्त पुरुषों ने क्या किया, मान लिया कि यही चारों आलसी है, वास्तविक आलसी है, और उनका बाल पकड़ के उनको बाहर निकाला गया, और इस प्रकार से उनकी पहचान कर ली गई।
है ना। चलिए, तो ये आता है अगर आपकी परीक्षा में तो फटाफट से आपको लिख डालनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि अलग कथा की कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली थी, और ये क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया है। देखिए, अलसाला के कर्मचारियों ने देखा कि नकली आलसी भी भोजन ग्रहण करना शुरू कर दे रहे हैं, अतः उन्होंने विचार किया कि सही आलसी की परीक्षा ली जाए। अतः उन्होंने अलसाला में आग लगा दिया। आग लगते ही सभी नकली आलसी जो थे वो तो भाग गए, परंतु 4 आलसी ऐसे थे जो नहीं भागे। उनको राजा के कर्मचारियों ने बाल पकड़ कर बाहर खींचा और इस प्रकार की उनकी परीक्षा ली गई थी, है ना। चलिए, और क्यों ली गई थी परीक्षा? क्योंकि अन्य आलसी भी जो लोग थे वो भी क्या करने लगे, भोजन ग्रहण शुरू करने मतलब कि भोजन ग्रहण शुरू कर दिए थे, है ना, इसलिए जो आलसी नहीं थे वो भी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है क्योंकि 2017 और 2019 में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2 ढंगों से पूछा जाता है। तो कौन कौन से 2 ढंग है उसे आप समझ लीजिए। पहला है कि अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दीजिए, और अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में आपको परिचय दे देनी है। तो ध्यान से देखिए इसका उत्तर क्या होगा। विद्यापति मैथिली कवि थे। इस ग्रंथ के 4 आलसी पुरुषों की कहानी है। इस ग्रंथ में जो है वह 4 आलसी पुरुषों की कहानी है। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में जो है वह ग्रंथ की रचना की है। पुरुष परीक्षा में धर्म और अधर्म का काम इत्यादि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी क्या होता है, परिचय मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो आपको फटाफट से लिख देनी है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है ना, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये, तो आपको याद कर लेना, एकदम दिमाग में बैठा लेना है इसको कि अगर आएगा तो आपको क्या लिखना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में आप परिचय दे दीजिए। संस्कृत जो साहित्य लेखिका पाठ है उसका 5 वाक्यों में आप परिचय दे दीजिए। देखिए चैप्टर वाइज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको बताया जा रहा है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15, 16 और 18 में पूछा गया है। तो ध्यान से समझिए, पहले इसका उत्तर क्या होगा। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। उनके योगदानों को संस्कृत साहित्य के इतिहास में क्या किया गया है, अमर किया गया है या अमर है। तो आप अगर आपकी परीक्षा में आता है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे दीजिए, तो 5 वाक्य में आपको परिचय, ये आपको सारी चीज़ें आपको लिख देनी है ना। तो आपको पूरी की पूरी क्या मिल जाएंगे, अंक आपको मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आप अपने मन से भी लिखते हैं, उसमें क्या बताया गया है, उस चैप्टर को आप पढ़े हैं तो लिख सकते हैं, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य के संदर्भ में महिलाओं का योगदानों का क्या कीजिए, आप वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, 15, 16 और 18 में पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से इसका आंसर क्या होगा। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे स्पष्ट है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ ये ऐसी नहीं है कि महिलाओं का योगदान नहीं है, महिलाओं की भी काफ़ी ज़्यादा जो है योगदान रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें परीक्षा में लिख देनी है अगर आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अभी तक लाइक शेयर नहीं किए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे से वीडियो आपको मिला करे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में पंडित छामाराव के योगदान का क्या कीजिए, आप वर्णन कर दीजिए। आधुनिक काल के लेखिकाओं में पंडित छामाराव का नाम प्रसिद्ध है। उनके द्वारा अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता का जीवन चरित्र को पूरा किया गया है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रहिता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यामा तथा ग्राम ज्योतिषी जैसे अनेक ग्रंथों को लिखा है। ये सभी लेखन इनके उत्तर पूर्ण योगदान को क्या है, वह परिचारक है। तो आपकी अगर परीक्षा में आता है कि संस्कृत में आपको पंडित छामाराव का वर्णन कर दीजिए, तो आपको लिख देना है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 18 में भी पूछा गया था।
अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एनुअल एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, सभी जनों की देशभक्ति जो है वह राष्ट्र के प्रति प्रेम के रूप में होनी चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने राष्ट्र हितों का ध्यान रखना चाहिए। जातिवाद, वंशवाद एवं आतंकवाद की पुण्यताएं भूल करके राष्ट्रवादी होना चाहिए। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी देश ही सुरक्षित रहेगा। तो ये अगर आपके परीक्षा में आता है तो आपको लिख देनी है कि सभी जनों की जो देशभक्ति होनी चाहिए वह किस प्रकार से होनी चाहिए। तो फटाफट ये सारी चीजें आपको लिख देनी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे दीजिए, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो आपको क्या लिखना है। इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंधित पुराणों के 2 पद्य तथा 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगढ़ भी यहाँ जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, वह तरसते रहते हैं। इसकी प्रकृति सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इस पद्यों में क्या किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो आप भारत महिमा जो पाठ है उसे आप पढ़े हैं, उस पर पढ़ करके आप अपने मन से भी इसे लिख सकते हैं, या ये सारी बातें आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक क्या मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे। ध्यान से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से इसे नहीं बोल सकते क्योंकि समय कम है, और समय कम होने के कारण आपको एक बार पढ़ करके सुना देते हैं ताकि आप तो पढ़े हैं पहले से, तो आपके दिमाग में एक बार में फिट हो जाएगा, है ना। और क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी आप जान जाते हैं। इसका आंसर जिसके पास नहीं है वो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं, या फिर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे भी मिलने की संभावना है। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम से भी जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे भी मिलने की संभावना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा आपको परेशानी हो रही है तो। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और लास्ट प्रश्न देखिए, आज का 25वें नंबर प्रश्न कह रहा है, और 2019 में पूछा गया था कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता का क्या करिए, उस पर आप प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का मतलब होता है कि उस पर आपको विवरण करना है, क्या चीज है उसके बारे में आपको बताना होता है। तो ध्यान से देखिए इसका उत्तर क्या होगा। भारत महिमा पाठ में भारत भूमि का वर्णन अप्रितम है। यहाँ धर्म जाति का भेद किए बिना विभिन्न लोग एकता वाहक को धारण करते हुए निवास करते हैं। यह भारत शोभनीय एवं संसार का गौरव है। यह भूमि हम लोगों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यह देवता लोग भी अतिथि होने के लिए, क्या यानी कि अवतरित होने के लिए, यहाँ पे आने के लिए हमेशा इच्छा रखते हैं या तरसते रहते हैं। तो देखिए हमारा भारत जो देश है काफ़ी, अब भारत देश के बारे में तो आपको तो लिखना होगा तो काफ़ी आपको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि भारत देश हमारा काफ़ी कमाल का देश है ना। यह ऐसा देश है यहाँ पे देवता लोग भी आने के लिए क्या करते रहते हैं, तो तरसते रहते हैं। तो अभी तक लाइक शेयर नहीं किए कर दीजिए। ये आपका 25 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह का सभी सब्जेक्ट आपको लगातार कराई जा रही है क्लास, और आपके पास समय कम है तो फटाफट से तैयारी कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग एक दिन बहुत ही अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।